हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 4। और आज हम सीखने वाले हैं फिर से कुछ बेसिक टर्म्स। और आज का जो चैप्टर होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो डिस्कशन है वो एक बैलेंस शीट के एक पार्ट के ऊपर है कि बैलेंस शीट में और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो अदर देन बैलेंस शीट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रिपेयर करने होते हैं। हमने बैलेंस शीट के साथ प्रिपेयर करने होते हैं ताकि हम अपने जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस के इवेंट्स हैं, उनको हम प्रॉपर्ली एनालिसिस कर पाए और उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हरप्रीत सिंह, और आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4 विद एजुकेशन विंग्स। ठीक है। और आज के जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो होने वाले अदर पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट्स। अदर पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, मतलब व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से, अ ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। ये क्या है? पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मींस बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट मींस बैलेंस शीट। ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब भी हमारा एक साल खत्म होता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तब हम इसको प्रिपेयर करते हैं फॉर द फाइनल अकाउंट। मतलब प्रिपेयर फाइनल अकाउंट करने के लिए, मतलब हमें अपनी बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने के लिए इसको भी उसके साथ में, बैलेंस शीट के साथ में प्रिपेयर करते हैं। इट शोज द ग्रोस प्रॉफिट। इट शोज द ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे आइटम्स लिख रखी हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, और इसके बाद हमारी जो इन सबको टोटल करने के बाद आगे हमारी यहाँ पे नेट परचेज, वेजीज, फ्रेट इनवर्ड, इन सबको टोटल करने के बाद, और इन सबको, ये जो हमारी 4-5 आइटम लिखी हुई है यहाँ पे, सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, इनको लेस करने के बाद में, इनको लेस करने के बाद में जो हमारे पास टोटल आता है, इन सबको प्लस, और इन इसके इसमें से, इनमें से सारी अमाउंट को लेस करने के बाद में जो हमारे पास टोटल आता है ये वाला, इसको कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। अगर हमारा ग्रोस लॉस आ रहा होता, अगर हमारा ग्रोस लॉस आ रहा होता, तो हमारा इस साइड पे आता, हमारा इस साइड पे आता, हमारा क्रेडिट साइड पे आता ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारा ग्रोस लॉस आता अगर वो हमारा माइनस साइड में आता, अगर हमारा वो माइनस में आ रहा था। ठीक है। इट्स मेड फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या करा हमने? अपने अपने बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज करा है और सेल करा है। इसमें हमने क्या करा है? गुड्स को परचेज करा है और सेल करा है। हमने इसमें क्या करा है? गुड्स को सेल करा और परचेज करा है। इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमने बिजनेस के रिलेटेड अपने स्टॉक के लिए अपने सामान को आगे फर्दर सेल आउट करने के लिए कुछ खरीदा या कुछ बेचा, वो हमारी सारी की सारी एंट्रीज जो भी रिकॉर्ड होगी, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी, वो होंगे रिकॉर्ड हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? वो हमारी होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। इसके चलते हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने किसी फैक्ट्री से कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा, सिर्फ कपड़ा, और उसके बाद उस आपने उस कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेकिंग अ टी शर्ट, फॉर मेकिंग अ टी शर्ट, कि आपने उससे एक टी शर्ट बनानी थी। ठीक है ना, आपने पहले कपड़ा परचेज करा, कपड़ा क्या बना? आपका रॉ मटेरियल। और टी शर्ट क्या बनी? आपकी फिनिश्ड गुड्स। टी शर्ट क्या बनी? आपकी फिनिश्ड गुड्स। और ये जो अपना वर्किंग कैपिटल हो गया, जो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, सॉरी, इसको कहते हैं जब जब टी शर्ट बन रही होती है, जब टी शर्ट बन रही होती है तो उसको कहते हैं वर्किंग प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। दैट्स अ बिजनेस हैज ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। दैट बिजनेस हैज ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग में। जब भी ये हमारा स्टॉक होता है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारा बिगिनिंग से हमारे साथ में होता है। बिगिनिंग स्टार्टिंग द पीरियड से, जब हमारा साल स्टार्ट होता है तब से हमारे साथ में होता है। सपोज कीजिए कि जैसे आपने यहाँ पे कपड़ा खरीदा, यहाँ पे लिखता है क्लॉथ,
ठीक है, आपने इसको वर्किंग के लिए भेज दिया, इसको कहेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद आपकी यहां पे ये आपकी यहां पे टी शर्ट बन के तैयार होगी, ये हमारी आपकी यहाँ पे टी शर्ट बन के तैयार होगी। और ये जो हमारा क्लोथ हो गया वो हो गया हमारा रॉ मटेरियल, ये हो गया हमारा फिनिश्ड गुड्स। ये क्या हो गया हमारा फिनिश्ड गुड्स, ये क्या हो गया हमारा फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल से सामान बनने का जो टाइम लगेगा उसको उसमें हम उसको कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद जो हमारा जब टी शर्ट हमारी बन के तैयार हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे फिनिश्ड गुड्स, उसको क्या कहेंगे हम फिनिश्ड गुड्स। और ये जो स्टॉक होता है ना, जब हमने हमारा जब साल शुरू होता है, जब हमारा साल स्टार्ट ईयर, जब हमारा कोई ईयर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी किसी भी तरह का स्टॉक पड़ा होता है, किसी भी तरह का फर्दर सेल आउट करने के लिए हमारे पास कुछ ही फिनिश्ड गुड्स पड़ी होती हैं या रॉ मटेरियल पड़ा होता है यूज करने के लिए, तो उसको कहेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इट इज द अनसोल्ड स्टॉक, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है कि जो हमारा पिछले साल में सेल नहीं हुआ होता, जो कि हमने अपने प्रीवियस ईयर में हमने पूरा का पूरा स्टॉक बेचा नहीं होता, तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम अनसोल्ड स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। इट अपेयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, इट अपेयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। की इसमें आपने देखा होगा कि आपकी डेबिट साइड में, आपकी डेबिट साइड में यहाँ पे एक ओपनिंग स्टॉक नाम से एक आइटम पड़ी हुई है, यही होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, यही होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे गया, इट ऑल्सो शोन इन द, सॉरी यार यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, इट ऑल्सो शोन इन द करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड, अगर इसकी जरूरत है, अगर इसकी जरूरत है बैलेंस शीट में इसको शो करने की, तभी हम इसको शो करेंगे इन द बैलेंस शीट, तभी हम इसको शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। अदरवाइज इसको हमें बैलेंस शीट में पर्टिकुलर एक हेड में शो करने की जरूरत नहीं होती, हमें इसको पर्टिकुलर हेड में शो करने की इन द बैलेंस शीट जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज परचेज। व्हाट इज परचेज, परचेज रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स बाउट बाय अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, कि हमने जिस गुड्स को खरीदा है फर्दर सेल आउट करने के लिए, फर्दर बेचने के लिए जिस चीज को हमने खरीदा है उसको कहते हैं हम परचेज। एंड यूज इन प्रोडक्शन, हमने कहा था ना कि टी शर्ट बनने से लेके कपड़ा जब हमने खरीदा तो उससे जब हमने टी शर्ट बनवानी है, कपड़ा जब हमने खरीदा तब उससे हमने टी शर्ट बनवानी है, उसको कहते हैं हम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से टी शर्ट बनने तक को उसको कहते हैं यूज इन प्रोडक्शन। यूज इन प्रोडक्शन, हमने टी शर्ट की क्या किया, प्रोडक्शन किया, हमने टी शर्ट को क्या किया, बनाया है, खुद से बनाया है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, पूरे साल में के बीच में जब भी हमने किसी टी शर्ट को बनाया तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन, उसको क्या कहते हैं प्रोडक्शन। इसके कीज क्या होती हैं, ये किस में अकाउंट होती है, ये होती है सारी की सारी परचेज में अकाउंट। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है टू रीसेल और यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, ठीक है ना। ये किस तरह के अकाउंट में आएगा, इस टाइप अकाउंट का टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट, इस अकाउंट का टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट। अभी मैं उसके आपको ना आगे जाकर कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, कुछ फॉर्मुलाज बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपका थोड़ी सी अकाउंटिंग में और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी आइटम पड़ती है उसको हम एज अ नॉमिनल के फॉर्मूले के अकाउंट की तरह डालते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का एक अलग से फॉर्मूला बना हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसको हम कैसे देखते हैं, किस तरह से इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है नेचर, नेचर क्या इसका, एक्सपेंस। जब भी हम कोई चीज खरीद रहे हैं, चाहे हम आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं, हम उससे चाहे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे, बट उसको क्या कहेंगे, एक बार तो हमारा एक्सपेंस उस पर हो गया ना, एक बार तो हमने अपने पैसे खर्च कर दिए ना उस पर खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए। एंट्री साइड appears to on the debit side of the trading account, ये कहां पे शो होती है, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमेशा कहां पे शो होती है, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस शीट नॉट शो डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट, नॉट शो डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट, ये कभी भी डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट कभी भी शो नहीं होती, ये कभी भी डायरेक्टली इन बैलेंस शीट शो नहीं होती। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा
परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ये क्या होती है सर? ये क्या होती है सर? परचेज इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, वो या तो गलती से डिफेक्टिव हो, या तो डिफेक्टिव हो, या वो डैमेज हो, या वो डैमेज हो, या उन्होंने कुछ क्वांटिटी हमको ज्यादा भेज दी जब हमने कम मंगवाई हो, या उन्होंने कुछ गुड्स हमको गलत भेज दी जबकि हमने ऑर्डर किसी और चीज का दिया है, जबकि हमने ऑर्डर किसी और चीज का दिया है, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको हम कर देते हैं रिटर्न। उसको हम क्या करते हैं? रिटर्न। सेंड टू द सेंड बैक टू द सप्लायर, जिसने हमको बेचा होता है हम उसी को वो सामान रिटर्न कर देते हैं। बायर ड्यू टू द रीजन, लाइक हमने रीजन आपको बता दिया कि अगर सामान डिफेक्टिव हो, या उसको डैमेज हो, या हमने रॉन्ग आइटम उसने बता दी हो, या उसने ज्यादा क्वांटिटी भेज दी हो, हमने कम मंगवाई हो, हमने कम ऑर्डर करी हो और उसने ज्यादा क्वांटिटी हमको भेज दी हो, और अगर उसने गुड्स ही गलत भेज दी हो, गलती से उसने गुड्स ही गलत भेज दी हमको, तो उसको कहते हैं हम सेल रिटर्न। हमने उसको जब वो चीज जो मैंने हमारे पास हमने उसको वापस कर दी, उसको कहते हैं हम परचेज रिटर्न। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको बताता हूँ कि इसका पर्पस क्या होता है। कैंसल पार्ट ऑफ द परचेज, कि हमने उस परचेज जो हमने करी थी उसमें से कुछ पार्ट को कैंसिल कर दिया, या हमने उसमें से जो हमारे पास ज्यादा सामान आ गया तो हमने उसको वापस कर दिया। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, या मैंने वो बताया कि जैसे हम इसको बाद में देखेंगे थोड़ा सा। इसमें रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने जैसे परचेज पहले करी थी, हमारा फुल लोन एक्सपेंस उन्होंने बिल में डाल के भेज दिया। आफ्टर दैट जब हमने उनको अपनी परचेज की कुछ पार्ट रिटर्न कर दिया, जब हमने उनको परचेज में से कुछ पार्ट जो हमें नहीं चाहिए था, या कुछ डिफेक्टेड सामान आ गया था, तो हमने उनको रिटर्न कर दिया, तो उसी के हिसाब से हमारी यहाँ पे लेस होगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परचेज लेस परचेज रिटर्न। यहाँ पे क्या लिखा है? परचेज लेस परचेज रिटर्न। इसमें से हमारी 3 लाख की टोटल परचेज थी, 5,000 की लेस होगी, यहाँ पे हमारी टोटल परचेज आएगी 2,95,000 रुपए की। एक तरह से हमारा एक्सपेंस लेस हो गया ना, एक तरह से हमारा यहाँ पे एक्सपेंस लेस हो गया ना, तो उसको कहते हैं हम परचेज रिटर्न। ठीक है। उसके बाद ये कहां पे शो होती है? ये एक तो क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हमने जैसे हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लगता है, बट हम इसको इस साइड पे भी लिख रख सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी वहां पे ना लेक्चर, कोई भी बंदा इसको गलत नहीं कर सकता, मतलब कोई भी एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज सेल। सेल्स क्या होती है? सेल्स रेफर टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय अ बिजनेस, कि हमने जब कोई सामान खरीदा होता है, जब हम उसको बेचते हैं, जब हम उसको बेचते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जब हम अपने कस्टमर को कोई भी सामान बेचते हैं तो उसको कहते हैं सेल्स। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, कि जब हम एक तरह से इसको एक नेम दिया गया है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू। सेल्स को एक नेम दिया गया है रेवेन्यू। इट्स इन द एनी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत ही मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो रेवेन्यू निकलता है, जो हमारी प्रॉफिट निकलता है वो इसी से निकलता है। जो भी हमारा रेवेन्यू निकलता है या इनकम निकलती है वो इसी से निकलती है। ठीक है। जब भी हम कोई सामान बेचते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। और सेल की टाइप क्या होती है सर? सेल की टाइप होती है दो तरह की। सेल की टाइप होती है दो तरह की, एक तो होती है कैश सेल, एक होती है कैश सेल, और एक होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल में क्या फर्क है सर? कैश सेल होती है जो कि हमने हाथों हाथ, जैसे हमने सामान लिया हमने उसको क्या दे दिया? कैश। हमने उसको क्या दे दिया? कैश। हमने साल के साथ उसको कुछ पार्ट ऑफ मनी दे दी। ठीक है ना। और क्रेडिट सेल क्या होती है कि हमने सामान तो खरीद लिया बट हमने बिल की पेमेंट ही नहीं करी। हमने सामान तो खरीद लिया बट हमने बिल की पेमेंट ही नहीं करी, उसको कहते हैं क्रेडिट सेल। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो किस जगह पे जाता है? वो जाता है हमारा सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि हमने सेल करी है अपने कस्टमर को। जब भी हम कोई सामान बेचते हैं तो वो हमारा पार्ट होता है सन्ड्री डेटर्स का और ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है। और इसके बाद आपके पास फिर से नॉमिनल अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वे भी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा। उसके बाद नेचर, नेचर क्या होता है? इनकम। जब हम कुछ कोई भी सामान बेचेंगे तो हमारी क्या होगी? इनकम। ठीक है ना। हम उससे हमें क्या होगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू को क्या कहते हैं हम? सेल्स। ठीक है। रेवेन्यू का क्या कहते हैं हम? सेल्स। उसके बाद ये किस साइड पे शो होता है? ये शो होता है क्रेडिट साइड पे। ये शो होता है क्रेडिट साइड पे, या जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्रेडिट साइड में हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो रही है? सेल्स। और सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये अगर हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, डेबिट साइड में भी हम सेल्स रिटर्न को शो कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी एग्जाम कोई भी गलती नहीं निकाल पाएगा। ठीक है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ गया हुआ है सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कोल्ड एज इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड, कि हमने जब कोई भी सामान बेचा होता है, अगर वो कस्टमर की तरफ, कस्टमर को गलती से उसने मंगवा लिया या उसको नहीं चाहिए, या हमारे तरफ से जब माल जाता है तो उसके पास खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसके पास जाके डैमेज निकला, तो उसने क्या करा, हमको रिटर्न कर दिया। जैसे कि परचेज में हमने अपने सप्लायर को रिटर्न करा था, तो हम इस बार हमें कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, क्योंकि इस बार हम कस्टमर के सप्लायर है, इस बार हम कस्टमर के सप्लायर हैं सेल्स के टाइम पे, ठीक है ना। तो हमें डिफेक्टिव और डैमेज, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड, कि हमने गलती से अपना जो प्रोडक्ट बेचा था वो हमने गलती से रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया सर। उसके बाद हमारा एक्सेस क्वांटिटी डिलीवर, कि हमने ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर दी, या नॉट नॉट एज पर ऑर्डर, कि हमने, हमारे पास जो ऑर्डर आया था हमने वो ऑर्डर डिलीवर नहीं करा और हमने वहां पे कुछ और ही डिलीवर कर दिया, हमने वहां पे कुछ और ही डिलीवर कर दिया, उसको कहते हैं हम सेल्स रिटर्न। उसको क्या कहते हैं हम, सेल्स रिटर्न। ये कब हम करते हैं, ये कौन करता है, ये करता है कस्टमर हमको रिटर्न करते हैं, इसको टोटल क्या कहते हैं हम, सेल रिटर्न। इसको हम, एक और नाम होता है, इसको कहते हैं हम रिटर्न इनवर्ट। हम इसको क्या कहते हैं, हम रिटर्न इनवर्ट, इसको क्या कहते हैं हम रिटर्न इनवर्ट। जो कि हमारे पास सामान हमने बेचा होता है, हमारे पास वापस आ रहा होता है, हमारे पास इनवर्ट आ रहा होता है, हमारे पास इनवर्ट आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट। इन द ट्रेडिंग अकाउंट, बिसाइड्स द मेन आइटम्स लाइक परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, closing stock or gross profit, there are some other important items is called direct expenses, जो कि एक तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि हमारे रिलेट करते हैं बिजनेस के साथ में, जो कि हमारे रिलेट करते हैं बिजनेस के साथ में, जैसे कि वेजेस। वेजेस क्या होती हैं सर, वेजेस वो होती हैं जो कि हमने अपने जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर होती है, उनको जो हमने पैसे पे करे होते हैं उसको कहते हैं लेबर। जैसे कि सामान उतारने चढ़ाने का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है ना। डायरेक्ट टू प्रोडक्शन लेबर, कि जैसे हमारे पास कोई लेबर आ रही है, वो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर रही है, प्रोडक्शन में जो हमारी हेल्प कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड फ्रेट, कि जो भी हमारी फ्रेट होती है, जो कि हमारा सामान को ले जाने और मंगवाने का खर्चा होता है, जब हमारा सामान भेजने का या लाने का खर्चा होता है, जो कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि हमारे ट्रेनिंग अकाउंट में ऐड होता है। उसके बाद हमारा फ्यूल और पावर, जैसे कि हमने, हमारा जो फैक्ट्री का बिल आ गया, हमारा जो फैक्ट्री का हम जो मशीन यूज कर रहे हैं उनसे वो बिजली से यूज होंगी, बिजली का जो हमारा बिल आ गया, या हमने किसी तरह का फ्यूल डलवाया जनरेटर को यूज करने के, हमारी जब लाइट गई हुई थी तो, है ना। तो ये क्या होती है, डायरेक्टली यूज इन प्रोडक्शन, तो इसके लिए ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हमारे एक आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कस्टम ड्यूटी, जो कि हमारे जब हम कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं बाहर को, या हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो उसमें हमको ये चीज पे करनी पड़ती है, तो उसको ये भी हमारा एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। इसके बाद हमारा ऑक्ट्री और एंट्री टैक्स, जैसे कि हमने स्टेट में कोई गुड्स मंगवानी है तो उसके लिए हमको सिटी से बाहर भेजने के लिए या मंगवाने के लिए एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको कहते हैं ऑक्ट्री। उसके बाद हमारा पैकिंग चार्जेस, जो कि हमारा, जब हमने कोई लेबर रखी होती है तो हमारा कोई प्रोडक्ट होता है, जो कि जैसे आप दुकान पे देखते हो कि आपके पास बहुत सारी टी शर्ट्स पैक करी होती है, आपके पास बहुत सारी टी शर्ट्स पैक करी होती हैं, वो पैकिंग करी होती हैं, तो वो कौन करता है, वो करती है लेबर। तो लेबर के जो भी चार्ज हम पे करेंगे, चाहे उनको वेजेस पे करें, चाहे उनको पैकिंग चार्जेस पे करें, या हमने पैकिंग के लिए कोई सामान बाहर से मंगवाया है स्पेशली, कि जैसे हमारे, हमने टी शर्ट्स बनवाई थी, टी शर्ट्स को हमने पैक करवाने के लिए स्पेशली वहां से उनके लिए लिफाफे मंगवाए, पैक करने के लिए स्पेशली हमने उनके लिए लिफाफे मंगवाए, तो उसको कहते हैं हम पैकिंग चार्जेस। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एक तरह के। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, हमने फैक्ट्री का रेंट पे किया है, फैक्ट्री की लाइटिंग का बिल पे करा है। उसके बाद गैस ऑयल वाटर, उसके बाद क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, उसके बाद हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, ये सारे के सारे इसमें ऐड हो गए हैं। उसके बाद हमारा रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जितनी भी हम प्रोडक्शन करेंगे, जो कि हमारे शेयर होल्डर्स होंगे या हमारे ओनर्स होंगे, उनको हम जो रॉयल्टी पे करेंगे ऑन द प्रोडक्शन, उसको भी हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको क्या क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये सारे एक्सपेंसेस किस में आएंगे, ये आएंगे सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ये भी एक तरह के अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ये भी एक तरह के अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, इसका जो हमारा, सॉरी, इन अकाउंटिंग ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस
आर द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जो भी हम पूरे साल में एक ड्यूरिंग टाइम पीरियड के दौरान किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, किसी भी तरह की हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो बाइंग के लिए हो, चाहे वो खरीदने के लिए हो कोई भी सामान, या कोई भी सामान बेचने के लिए हो, चाहे हम अपनी सर्विस किसी को दे रहे हैं या हम सर्विस किसी से रेंडर कर रहे हैं, चाहे हम सर्विस किसी से खरीद रहे हैं, तो उसको उसके दौरान जो भी हमारा जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसको क्या कहेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और ग्रॉस प्रॉफिट इज अकर्स व्हेन द नेट सेल्स are less than cost of goods source, less than cost of goods source. It's mean the business earned more than selling, Mr. earn more from selling than the spent on purchasing or producing them। कि बिजनेस ने परचेज करी सेल से ज्यादा, बिजनेस ने परचेज करी सेल से ज्यादा, बिजनेस ने परचेज करी सेल से ज्यादा, जिसके जिसके बिहाफ पे हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ग्रोस लॉस। जिसके बिहाफ पे हमारा क्या यहाँ पे क्या आ गया, ग्रोस लॉस। और यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। इसका जो COGS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमारा क्या क्या ऐड होता है, यहाँ पे हमारा ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट सेल्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हमारा क्या क्या ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, पूरे साल में हमने जो भी परचेज करी होती है, उसके बाद हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे ऐड हो जाता है, उसके बाद माइनस होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ग्रोस लॉस। ग्रोस लॉस क्या होता है, ग्रोस लॉस अक्कर व्हेन नेट सेल्स मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट मींस द बिजनेस स्पेंट मोर देन ऑन गुड्स व्हेन अर्निंग फ्रॉम द सेलिंग देम, ठीक है ना। जब भी हमने एक अर्निंग अपनी अपने परचेज करने से ज्यादा अपनी सेलिंग को अर्न किया होता है, हमने मोर देन सेलिंग में अर्न किया होता है, हमने इनकम ज्यादा कमाई होती है, हमने प्रॉफिट ज्यादा कमाया होता है, तो उसको कहते हैं हम सॉरी, जब भी हमने अपने बिजनेस में हमारी सेल कम हुई होती है और परचेज ज्यादा हुई होती है, तो उसको कहते हैं हम ग्रोस लॉस। उससे हमारा क्या होता है, ग्रोस लॉस, ठीक है ना। और ये हमारा जो पार्ट होता है, ये हमारा पार्ट होता है बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का। ये हमारा किस चीज का पार्ट होता है, ये हमारा पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ये हम हमेशा ऐसे हमेशा कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। हम ये हम कब कैलकुलेट करते हैं, कार कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है, लास्ट टॉपिक आज का हमारा, वो है व्हाट इज सेल्स। व्हाट इज सेल्स, सेल्स सॉरी, यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारा गलत हो गया, इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पे लिखेंगे, इसका टॉपिक है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, refers to the value of goods refers to the value of goods remaining unsold at the end of the accounting period। जो भी हमारा ईयर एंड में, ये हमारा ईयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा ईयर 1 अप्रैल, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। और जब हमारा ईयर एंड हुआ, तो हमारे पास ये तो नहीं है कि हमारा हमारा सारा स्टॉक बिक जाएगा, हमारा ये तो नहीं है कि हमारा 31 मार्च तक सारा का सारा स्टॉक बिक जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ईयर एंड में जो भी हमारे पास स्टॉक बचा होगा बेचने के लिए, फर्दर सेल आउट करने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। इसके कुछ की पॉइंट्स इसके भी हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लिफ्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये हमारा एसेट में हमेशा शो करना होता है बैलेंस शीट में, ये एसेट साइड में हमेशा बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। ये एक रियल अकाउंट का, इसमें हम रियल अकाउंट का फॉर्मूला भी एक देखने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद वैल्यू एट द कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैसे देखते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस।
वैल्यू एट कॉस्ट, इसको हम कैसे वैल्यू करते हैं, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं वैल्यू एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट। ठीक है, मतलब इसका राइट नाउ का प्राइस क्या है। तो आज का हमारा जो सेशन खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो चलिए हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सके। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।